जय गुरु जी। सत्संग is only a medium to connect संगत with गुरु जी। सत्संग जो भी किया जाता है, गुरु जी कहते थे करने वाले का तो फायदा है ही, सुनने वाले का उससे भी ज्यादा फायदा होता है, उसको ज्यादा लाभ मिलता है। इट्स ए टू वे प्रोसेस। जब से लॉकअप शुरू हुआ, लोगों को, संगत को आश्रम के दर्शन मिलने मुश्किल हो गए, क्योंकि मंदिर तो अभी तक भी नहीं खुला, और संगत को चाहत थी कि किसी न किसी तरीके वो गुरु जी के साथ जुड़े रहें, उन तक पहुंचे। और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए गौरव अंकल ने एक बहुत बड़ा प्रयास किया कि हमने लॉकअप के कुछ दिनों के बाद ही लाइव मंत्र जाप शुरू किया। लाइव मंत्र जाप जो शाम को 7 और 8 के बीच होता है, वो बड़े मंदिर से डायरेक्ट रिले किया जाता है। उसके अंदर संगत को गुरु जी के सिंहासन के, गुरु जी की समाधि के, गणेश जी के, शिव जी के, गुरु नानक देव जी के, सबके दर्शन साक्षात होते हैं। और संगत इससे बहुत प्रभावित भी होती है और बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं कि दिस हैज बीन अपलॉडेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके टाइमिंग भी इस तरीके मैनेजमेंट ने सोच के रखे 7 से 8, ताकि अमेरिका वाले सुबह उठ के ये सत्संग सुन लें और ऑस्ट्रेलिया वाले सोने से पहले सुन लें। कोविड-19 क्योंकि चल रहा है, इसका खत्म होने का कोई आसार नजर नहीं आ रहा, इसलिए ये जरूरत समझी गई कि संगत के साथ और भी जुड़ना जरूरी है, और इसके लिए आज से ये सत्संग शुरू किए गए। ऐसे तो लॉकडाउन में बहुत सारे सत्संग हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे इंडिविजुअल ने अपने अपने कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू किए हैं। उसमें से बहुत संगत को अच्छे मैसेजेस भी मिले हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सत्संग थे जो थोड़े से कंट्रोवर्शियल हो गए, और मंदिर मैनेजमेंट को 1-2 रिक्वेस्ट आई कि आप इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दो। मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये मंदिर मैनेजमेंट का काम नहीं कि किसी के सत्संग के ऊपर कमेंट किया जाए। अगर उस आदमी या उस आंटी या उस अंकल का जो थॉट प्रोसेस है, जो भाव है, वो अपने तरीके से सत्संग करता है, अगर उस भाव और उस थॉट प्रोसेस में कोई चीज गलत है, जो उसमें कुछ त्रुटियां हैं, तो वो गुरुजी और उस संगत के बीच में है, वो आपस में ही इसको सेटल करेंगे। मंदिर मैनेजमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। कुछ लोग मेरे को ये भी पूछेंगे कि जब गुरुजी पब्लिसिटी के अगेंस्ट थे, तो आज हम सत्संग क्यों शुरू कर रहे हैं? यस, गुरुजी वॉज अगेंस्ट पब्लिसिटी ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। जब तक वो चोले में थे, वो नहीं चाहते थे कि पब्लिसिटी हो। उस समय वैसे भी पब्लिसिटी के माध्यम 2 ही थे, प्रिंट मीडिया, दैट इज न्यूज़पेपर, और टेलीविजन। और अब पिछले 15 सालों में सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया कि बहुत सारे लोगों ने गुरुजी के बारे में बहुत कुछ लिखना शुरू कर दिया। हमने वेबसाइट देखी, फेसबुक देखे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। और जब इतना कुछ लिखा जा रहा था, तो अपार्ट फ्रॉम चेंजिंग विद टाइम, कोविड-19 हैज कंपेल्ड अस कि हम भी मंदिर मैनेजमेंट की तरफ से भी एक सत्संग जूम के वाया शुरू किया जाए, ताकि संगत को गुरुजी के बारे में और ज्यादा जानकारी दी जाए। जो कुछ सत्संग पीछे दिनों में सुनने में आए, बड़े अच्छे थे। वी मंदिर मैनेजमेंट इज एप्रिशिएटिव ऑफ देम आल्सो। और फिर भी ये जरूरत समझी गई कि पुरानी संगत जिसने गुरुजी को जाना, पहचाना और गुरुजी से जो पाया, वो अपना सत्संग शेयर करे, और कुछ नई संगत जिसने गुरुजी का अनुभव फील किया, वो भी शेयर करे। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये गुरुजी का आश्रम सत्संग की सीरीज शुरू कर रहा है। गुरुजी कहते होंगे सी कि माड़ा टाइम आने वाला है। माड़ा टाइम मीन्स, माड़ा इज ए वेरी टिपिकल पंजाबी वर्ड, के मीन डिफिकल्ट टाइम इज अबाउट टू कम एंड वी हैव सीन इट दैट इट हैज अराइव्ड। ये एक ऐसा टाइम आया है जिसमें सारे ह्यूमैनिटी, सारी मनुष्यता जात तो घर में बंद हो गई, लॉकअप हो गई,
और जानवर सड़कों पे आ गए। तो इवन इस टाइम पे भी आपको शायद मैं बताना चाहूंगा कि मंदिर मैनेजमेंट अपने तरीके से उतनी ही एक्टिव रही और गुरुजी का मैसेज वैसे ही फैलाती रही जैसे संगत एक्सपेक्ट करती है। ये एक बड़ी जरूरी चीज मैं संगत से शेयर करूंगा कि गौरव अंकल के इनिशिएटिव से और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस डिपार्टमेंट की हेल्प के साथ लॉकडाउन के दौरान हमने लंगर सेवा करके उन लोगों तक पहुंचाया जिनको इसकी ज्यादा जरूरत थी। इसके अंदर वो गरीब भी जिनका रोजगार खो गया था, इसके अंदर लोग भी जो माइग्रेंट लेबर थी, क्योंकि गाड़ियां बंद होगी, वापस अपने गांव अपने शहर नहीं जा पाए। और ये कम से कम नहीं तो 14 से 15 लाख फूड पैकेट हमने लॉकडाउन के दौरान बांटे हैं। और ये एक बहुत बड़ी गुरुजी की ब्लेसिंग है और बहुत ही श्लाघना वाला कदम है। ये जब कोई माड़ा टाइम, जब कोई डिफिकल्ट टाइम, औखा टाइम आता है, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि इस लॉकडाउन में बहुत लोग रोजगार खो गए, घर बैठे हैं, माड़ा टाइम है नो डाउट, पर इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी अगर देखो तो मंत्र जाप के थ्रू संगत को गुरुजी के साथ रोज लाइव दर्शन करने को मिल रहे हैं। अब सत्संग की सीरीज शुरू हो रही है, इसके थ्रू संगत को गुरुजी के बारे में और नॉलेज मिलेगी। प्लस जो 14-15 लाख लोगों को लंगर दिया गया मंदिर में बना के, सेवादारों ने बनाया, वो उन लोगों को दिया गया जिनको शायद हमसे ज्यादा जरूरत थी। वो गरीब भी थे, बेरोजगार भी थे। और ये सारी चीजें जो है, अगर आप पॉजिटिव साइड लेके चलो तो गुरुजी की ही ब्लेसिंग से ये सब हुआ है। और औखा टाइम भी, डिफिकल्ट टाइम भी निकल जाएगा, गुरुजी ने ही निकालना है। तो मैं सारी संगत को रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे वो मंत्र जाप में जुड़े रहते हैं, इसी तरीके गुरुजी के अब आने वाले सत्संग के साथ भी जुड़े रहें और गुरुजी की ब्लेसिंग लें। जय गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग शेयर करूंगा। गुरुजी के साथ मेरी जर्नी 2001 में शुरू हुई। आई वॉज वर्किंग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मेरी पूना से चंडीगढ़ पोस्टिंग हुई। एज माई सन वॉज डूइंग हिज +2, तो वो फैमिली पूना रही और मैं चंडीगढ़ आ गया। जब मैं चंडीगढ़ ऑफिस ज्वाइन किया तो मेरे एक कुलीग थे बदन अंकल। उन्होंने मेरे को आके, ये मार्च अप्रैल 2001 की बात है, 1-2 दफा कहा कि मैं गुरुजी के पास गया था, वो आपको याद कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं तो किसी गुरुजी को जानता नहीं, नंबर 1, एंड नंबर 2 मेरे को ऐसा कोई इंडिविजुअल पे इतना ज्यादा विश्वास भी नहीं कि मैं किसी को ऐसे ही गुरु मान लूं। और ऐसा इट इज नाइस ऑफ हिम कि उन्होंने याद किया, लेकिन जाने का कोई इरादा नहीं था। उसने 2-3-4 दफा मेरे को बोला कि मैं कल गया था, गुरुजी कहते नारंग अंकल नहीं आए। मैंने कहा यार, मैंने कहा मैंने नहीं जाना। मेरी उस समय एक ईगो, मेरी इमेच्योरिटी, मेरी स्टुपिडिटी वो सामने आ गई। क्योंकि मैं एक सीनियर ऑफिसर था, तो मैंने कहा यार मैं नहीं जाऊंगा, पर गुरुजी को कोई काम हो तो मैं कर दूंगा। और बदन अंकल बड़े हंस के बोले, अरे गुरुजी को कोई काम किसी से नहीं, वो तो तेरे को ब्लेस करना चाहते हैं, वो तो महापुरुष है और वहां पे तो सिर्फ शब्द गुरबानी होती है, यू विल फाइंड इट वेरी कंफर्टेबल एंड मेरी मानो चलो। एनीवे बात हुई और 2-4 रोज के बाद ही बदन अंकल फिर मेरे कमरे में आए कि गुरुजी के माता जी गुजर गए हैं, गुरुजी's मदर हैड पास्ड अवे देन एंड ही सेज मैं डुगरी में अफसोस करने जा रहा हूं, वुड यू लाइक टू कम। अब ये एक ऐसा मौका होता है कि हमारी कुछ संस्कार ऐसे हैं कि जिस शख्सियत ने हमें 2-4 दफा वैसे बुलाया था, मैं नहीं जा पाया फॉर वट एवर रीजन, मैंने कहा चलो चल के अफसोस तो कर ही आते हैं। तो बदन अंकल के साथ मैं चंडीगढ़ से डुगरी गया, 2 घंटे का रास्ता है। हम 10 बजे चले, 12 बजे पहुंच गए और सोचा आधा घंटा अफसोस करेंगे,
और वापस 3 साढ़े 3 तक ऑफिस आ जाएंगे। जब हम डुगरी पहुंचे तो गुरुजी घर में नहीं थे। जब गुरुजी घर में नहीं थे तो कुदरती बात है, जिस काम के लिए गए वेट तो करना ही था। हम वहां बैठे रुके और पता चला गुरुजी कहीं बाहर गए हैं या मेडिटेशन में है। और हम जब वहां गए तो मेरे को बदन अंकल ने गुरुजी की फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस कराया। गुरुजी के बापूजी को मिलाया, गुरुजी के बड़े भाई, गुरुजी के भाई स्वरूप सिंह जो गौरव अंकल के फादर हैं, गुरुजी की भाभी जी, गुरुजी की सिस्टर कृष्णा बहन जी, इन सबको मिलाया। और हम उन दिनों में बैठक, जिसको पंजाबी में ड्राइंग रूम को बैठक कहते थे, बैठक में बैठ गए और वहां पे बैठ के पहले चाय प्रसाद लिया और फिर गुरुजी की वेट करते करते हमने आपस में थोड़ी बहुत ही गपशप शुरू कर दी। वी स्टार्टेड चैटिंग विद ईच अदर। अब क्योंकि टाइम पास करना था और गुरुजी की वेट करनी थी तो इसलिए कुछ ना कुछ तो आदमी पूछता ही है। और मैंने भी बापूजी को, कृष्णा बहन जी को कुछ ऐसे ही सवाल करने शुरू कर दिए कि गुरुजी छोटे होते बचपन में क्या करते थे। वो सारा टाइम गुरुद्वारे या मंदिर में ही रहते थे या स्कूल वगैरह भी जाते थे। देखो कुछ नॉलेज एबीसी नहीं थी उस समय गुरुजी के बारे में। और जब बातों बातों में ये पता चला कि गुरुजी डबल एमए है, उन्होंने एमए इकोनॉमिक्स भी की है, एमए इंग्लिश भी की है, तो मेरा तो सवाल ही रेलेवेंट हो गया। फिर मैं ये पूछता रहा कि गुरुजी अपने बचपन में कुछ खेल कूद करते थे, शरारती थे, क्या करते थे। और करते कराते मेरे को याद है, क्योंकि पूरा किस्सा तो याद नहीं, क्योंकि किसी फेथ से नहीं गया था, सिर्फ मिलने गया था। मेरे को ये याद है कि मैंने बापूजी को ये पूछ लिया कि बापूजी आपको पता कैसे चला कि आपके घर में गुरु पैदा हुआ है। तो बापूजी ने भी कहा कि बेटे ऐसा है कि हमें खुद नहीं पता था, कुछ संकेत तो मिलते रहे लेकिन हमने उन सब संकेत को, सिंबॉलिक रेफरेंसेस को सीरियसली नहीं लिया। मैंने कहा फॉर एग्जांपल, तो बापूजी ने कहा कि जब गुरुजी पैदा हुए घर में, मिडवाइफ जिसको दाई कहते हैं पंजाबी में, वो जब डिलीवरी अंदर कर रही थी तो भागी भागी बाहर आ गई कि सांप देखा उसने अंदर डिलीवरी रूम में। तो कुदरती बात है, घर के जितने मेन फोक होते हैं सांप को मारने चल दी, अंदर गए तो सांप है ही नहीं। तो उन्होंने उसे कहा कि तेरे को गलती लगी है, जब तू ऐसी पैनिकी होगी, सांप तो है ही नहीं कोई। अब ये एक इंसिडेंट था, सिंबॉलिक रेफरेंस कि लॉर्ड शिवा हैज अराइव्ड इन ह्यूमन फॉर्म। लेकिन इसको ना उस समय कोई समझ पाया, ना किसी के मन में ही ऐसी बात आई, और वैसे भी समझना मुश्किल है जब तक आपको किसी की शख्सियत के बारे में, उसके लेवल के बारे में पता नहीं हो। एक नया बच्चा पैदा हुआ है, सांप आया, इट कुड बी हेल्यूसिनेशन, उसको गलती लगी। लेकिन अब जब बैकवर्ड इंट्रोस्पेक्ट करके देखते हैं तो बापूजी कहते हैं शायद वो संकेत था, हमें समझ नहीं लगी। फिर एक दफा पंजाब में अर्ली 60s में बहुत जोर सी बरसात होने के बाद फ्लड्स आ गए थे। गुरुजी तब 8-9 साल के रहे होंगे, और जब बड़ी मूसलाधार बरसात हो रही थी तो गुरुजी की मदर ने किसी कामे को, किसी वर्कर को बोला देख के आओ कि कहां है गुरुजी। वो बाहर गया, घर से आधा मील दूर एक बोर्ड का दरख्त था, बेनियन ट्री, उसके नीचे एक थड़ा सा बना है, और गुरुजी उसके ऊपर बैठे चौकड़ी मार के मेडिटेशन में थे। हैरानगी की बात है कि वो जो वर्कर का कामा घर आया, आके कहता जी सारे रास्ते में तो 2-2 फुट पानी है, मैं उसमें से निकल के गया, और जब मैं उस स्थान पे पहुंचा जहां गुरुजी बेनियन ट्री के नीचे बैठे थे, वहां पे ना पानी की बूंद, ना वो थड़ा गीला हुआ, ना गुरुजी के ऊपर कोई बरसात, उसके इर्द गिर्द पूरे उसके राउंड अबाउट कोई भी बरसात या पानी नहीं थी। तो क्योंकि वो ध्यान में थे, मेडिटेशन में थे, मैंने उनको ठीक नहीं समझा तो उनको कुछ मैसेज दूं, मैं चुपचाप आ गया। अब इस चीज का घर वालों पे तो कोई यकीन नहीं हुआ।
गुरुजी की मदर ने कहा ये पता नहीं क्या करके आया, उन्होंने एक दो आदमी और भेजे, जाओ देख के आओ। उन्होंने भी आके यही कंफर्म किया। बहुत बड़ी बात थी, लेकिन इसको भी लाइटली लिया गया, सीरियसली नहीं लिया गया, टेकन इट एज वन ऑफ दी जस्ट वन ऑफ दोज थिंग दैट हैपन वंस ए वाइल। पर इसको बिल्कुल इस एंगल से नहीं लिया गया कि ये कोई महापुरुष पैदा हुए हैं जो इस तरीके की लौकिक रचना कि सारे गांव में फ्लड है लेकिन उस बोर्ड के दरख्त के नीचे एक बूंद पानी भी नहीं। ये भी बापूजी कहते हैं हमने बड़ा लाइटली ले लिया। एक दिन स्कूल एग्जाम हो रहे थे, तो गुरुजी एग्जाम सेंटर में बैठे थे, एक लड़का आगे बैठा था। उन दिनों में ये बॉल पेन नहीं होते थे, इंक पेन होते थे। उसकी इंक पेन की इंक खत्म होगी कुछ 2-3 सवाल क्वेश्चन आंसर देने के बाद, तो उसने हाथ खड़ा किया। दैट वाज अ सिस्टम टू टेल द इन्विजिलेटर कि मेरे को इंक पॉट ला दीजिए। तो गुरुजी ने पीछे से पूछ लिया क्या चाहिए, उसने कहा इंक खत्म होगी। गुरुजी ने कहा अपना पेन दे। उसने गुरुजी को पेन दिया, गुरुजी ने उसमें फूंक मारी और इंक से भर गया। उतनी देर में इन्विजिलेटर आ गया, उसने दोनों को पकड़ दिया कि आप लोग तो नकल मार रहे हो या कॉपी। तो उन्होंने कहा नहीं कॉपी नहीं कर रहे, मेरी इंक खत्म हो गई थी, मैंने इनको कहा और इन्होंने फूंक मार के इंक डाल दी। इसे कैसे हो सकता है? हाउ एम आई गोइंग टू बिलीव इट? इट इज फाइन। उस इन्विजिलेटर को तसल्ली नहीं हुई, वो स्कूल की टक शॉप में बाहर जाके नया पेन ले आया और आके उसने कहा गुरुजी को अगर तुम्हारे में इतनी शक्ति है तो इसमें इंक भर के दिखाओ। और फिर गुरुजी ने फूंक मारी पेन में और इंक से भर गया। अब वो बहुत परेशान, वो बापूजी का दोस्त भी था, गांव में उठना बैठना था। वो शाम को आके बापूजी को बोलता है कि बापू जी ਤੁਹਾਡੇ घर आपके घर तो जादूगर पैदा हुआ है। They took it as a magician born in that family। वो भी बात हंसी में निकल गई, चली गई। एक गुरुजी के प्रोफेसर जो उनको कॉलेज में पढ़ाते थे वो भी उस समय वहीं मौजूद थे। उन्होंने बताया कि हम कॉलेज में खास करके मैं देखता होता था कि एक लड़का, इन्हीं के बारे में कह रहे हैं गुरुजी के बारे में, एक लड़का जब मैं अटेंडेंस लेता हूं तो क्लास में होता है और जब मैं पढ़ाना शुरू कर देता हूं तो अलोप हो जाते हैं, भाग जाते हैं, होते नहीं क्लास में। और एंड में जब मैं फिर क्लास खत्म होने का टाइम होता है और फिर क्लास में वहीं बैठे होते हैं। इसे एक दफा हुआ, 2 दफा हुआ, बहुत दफा हुआ। तो मैंने जब मैं अटेंडेंस लेता हूँ होते हुए चले जाता है लड़का, तो मैंने सोचा मैं जाके आज प्रिंसिपल को शिकायत करूंगा कि रोज ऐसे होता है कि मैं जब अटेंडेंस लेता हूँ वो अटेंडेंस लगाने के बाद भाग जाता है क्लास से, लेकिन एंड में क्योंकि वो फिर वहीं पे बैठा होता है तो कहते हैं मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं शिकायत करूं। वो कहेंगे तू ही पागल है। प्रोफेसर को बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है कि लड़का जाए भी और आए भी, आपको पता ही नहीं चले। बड़े सोच में बैठा। एक दिन वो एक टीचर रूम होता है प्रोफेसर को लंच टाइम बैठने का या फ्री पीरियड में बैठने का कॉलेजेस में, वो ये वाली अपनी दुविधा किसी और कुलीग के साथ शेयर कर रहा था, यार मेरी क्लास में कैसा लड़का है। तो जब उसने अपनी ये राम कथा सुनाई तो वहां पे 3 प्रोफेसर एकदम कहते हैं यार हमारे साथ भी यही हो रहा है, हम सोचते थे किसी को बताएंगे तो अपने आप को पागल करवाएंगे। समझ नहीं लगी। वो भी उन्होंने आके बापूजी को बोला, लेकिन टेकन एज एन एबिरेशन, कोई इसको फिर लाइटली लिया गया समझो। तो बापूजी ने कहा ऐसे करते करते बहुत संकेत तो मिले और भी बहुत बातें हुई, अब मेरे को याद नहीं उस समय की। अब तो जब से गुरुजी से फेथ हो गया हर चीज याद रखते हैं, लेकिन उस समय फेथ नहीं था। आई जस्ट वेंट टू कंडोल। तो उस समय बापूजी ने कहा कि हमें इस सब चीजों को संकेत से मिलते रहे, लेकिन हमने किसी को सीरियसली लिया नहीं। और गुरुजी ने कहा कि सच पूछो तो इनके माताजी ने इनमें सबसे पहले गुरु पाया। सबसे पहले गुरुजी की माताजी ने इनमें गुरु पाया और उन्होंने मत्था टेका। तो मेरे को भी फिर मैंने भी उसमें को माताजी ने पाया, मैंने भी गुरु माना और मैं गुरुजी को उसके बाद मत्था टेकना शुरू किया व्हेन गुरुजी वाज इन हिज 30s और सो। अब ये बहुत अजीब सा वाक्य भी लगा और अजीब इंसिडेंट भी है कि किसी के माँ बाप अपने बच्चे को ही मत्था टेकें। उससे थोड़ा सा लगा कि ये शख्सियत क्या है। उसके बाद लंगर भी हुआ, फिर चाय प्रसाद फिर हुए, करते कराते
हम 4 घंटे वहां बैठे गप्पे मार रहे थे और तकरीबन 4 बजे किसी ने आके बोला कि गुरुजी आ रहे हैं। और हम बैठक में बैठे थे, एक साथ वाला कमरा था जहां पे एक कॉट थी, मंजी थी और नीचे दरी बिछी हुई थी, क्योंकि गांव में जब ऐसा माहौल होता है अफसोस करने लोग जाते हैं, नीचे बैठते हैं अक्सर। तो सबने कहा गुरुजी आ रहे थे, हम उस कमरे में चले गए और एक क्वालिस, उन दिनों में क्वालिस गाड़ी होती थी, आई, उसमें से 4-5 लोग निकले। अब मेरे को तो पता नहीं गुरुजी कौन है, मैं कभी मिला नहीं था। और मैं जब उस कमरे में गया तो वहां मंजी बिछी थी, मैं मंजी पे ही बैठ गया, लोग नीचे बैठे हुए थे। तो एकदम मेरे को बदन अंकल ने इशारा किया कि नीचे बैठते हो, ये गुरुजी के लिए मंजी है। तो मैं फौरन उठा और उतरे देर में गुरुजी अंदर आ गए, आके मंजी पे बैठे, मेरे को बोले साथ ही बैठ जा। मैं बैठ गया। तो 40-50 लोग जब उस कमरे में होंगे और आते मेरे को बोलते, गुरुजी नारंग अंकल तेरे को बहुत दफा बुलाया, तो आता क्यों नहीं? आपका जवाब तो है नहीं मेरे पास इसका। मैंने कहा गुरुजी बस नहीं आना हुआ, पर माता जी का बहुत अफसोस हुआ। ही सेड अच्छा तू मेरे को ये बता, तू कब से आया चंडीगढ़? मैंने बताया, फिर और बातें की। तो मैंने फिर बीच में कहा, मैं कहा माता जी का बड़ा अफसोस हुआ। अच्छा तेरी पोस्टिंग कहाँ कर रही है, कहाँ का रहे हो? मैंने बताया मैं बॉम्बे रहा हूँ, पूना रहा हूँ, दिल्ली रहा हूँ, जहां भी रहा हूँ। तो मेरे को ये लगे कि मैं तो अफसोस कर रहा हूं, अब गुरुजी इस चीज का कॉग्निजेंस ही नहीं ले रहे, गुरुजी इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, और वो मेरे को और तरीके के सवाल पूछ रहे हैं। 2-3 बार करने के बाद मैंने भी छोड़ दिया, पता नहीं क्या बात है, जहां मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, जहां गुरुजी इसके ऊपर रिएक्ट नहीं करना चाहते। ये तो बहुत देर की बात है जब पता चला कि गुरुजी साक्षात शिव और भगवान है, उनके हाथ में जिंदगी और मौत है। ये उनके लिए तो बहुत छोटी बात, उनको पहले ही पता थी कब क्या होने वाला है, तो इस चीज को इतनी महत्व नहीं देंगे जो हम ऑर्डिनरी मॉर्टल, जो हम ह्यूमन बीइंग देते हैं। एनीवे, और बातें करते कराते उन्होंने मेरे फैमिली के बारे में पूछा। मेरे एक चाचा जी थे, चीफ सेक्रेटरी, पंजाब से रिटायर करते। अच्छा वो तेरे चाचा, वो भी मेरा भगत है। अच्छा जी। एंड जब हम उठने लगे आधा पौना घंटा उनके साथ, गुरुजी के साथ चैट करके, तो मेरे को कहते, नारायण अंकल 21 मई को माता जी का भोग है, आई जरूर। अब इम्प्रॉप्टो मेरे मुंह से निकल गया सतवचन। सतवचन एक ऐसा शब्द है पंजाबी में विच मीन्स दैट आई विल ओबे द कमांड। मैं कह सकता था मैं कोशिश करूंगा, मैं कह सकता था कि आई ट्राई माई बेस्ट, लेकिन मेरे मुंह से सतवचन निकला। वो मेरे को लगता है गुरुजी की मेहर थी कि उन्होंने मुंह से ऐसे निकाला। सतवचन मीन्स आई ओबे योर कमांड। अगर किसी को सतवचन कह देते हो तो फिर वो बात करनी जरूरी हो जाती, लाजमी हो जाती है। उसमें भी कोई राज था। गुरुजी अपने बारे में, अपनी शख्सियत के बारे में जानना चाहते, मेरे को बताना चाहते होंगे। मैं कभी कभी ये सोचता भी हूं कि अगर मेरे को गुरुजी उस दिन जाते ही 12 बजे मिल जाते तो शायद मैं गुरुजी का उतना डिवोट डिसाइपल ना बन पाता। लेकिन वो जो 4 घंटे गुरुजी ने दिए, उसके अंदर मैं गुरुजी के बारे में इतना कुछ जाना, उनकी शख्सियत के बारे में जाना, तो एक मन में ये तो पक्का दृढ़ विश्वास हो गया कि मैं किसी बहुत बड़े महापुरुष को मिल रहा हूं। So that 4 hours of conversation with Bapuji and other family members gave me a strong indication कि मैं एक महापुरुष को मिल रहा हूं, तो उसको महापुरुष को महापुरुष की तरह ही मिलना है, ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं मिलना। जब वापस चला गया, चंडीगढ़ पहुंच गया, 2 घंटे का रास्ता था, और मेरे को रात को ही, उसी रात, मेरी उसी रात से अगली रात में, अगली शाम में, कोई एग्जैक्ट याद नहीं, मेरी वाइफ का पूना से फोन आया, क्योंकि माई वाइफ एंड सन दे वर स्टिल इन पूना, कि क्यों आपने वहां जाके किसी गुरुजी को धार लिया और मेरे को बताया भी नहीं। मैंने कहा मैं किसी गुरु को नहीं धारा, 2-3 मैसेजेस गुरुजी के जरूर आए थे, मैं गया नहीं, और मैं कल गुरुजी की मदर की डेथ हो गई थी, कंडोल करने गया था। और धारणा तो तब होता है जब उनका पक्का डिसाइपल बन जाऊं, उनकी शरण में चले जाऊं। पर यस,
उन्होंने कहा है कि भोग पे आना, और मैंने सत वचन कर दिया, अब मैं 21 मई को फिर जाऊंगा। मैंने कहा आपको कैसे पता चल गया? इसे पूना में एक आंटी हैं जिनका पूना में एक आंटी है जिनका बेटा पूना में पढ़ रहा था, वो दिल्ली से पूना गई हुई थी और वो उनको मिली और उन्होंने बोला कि नारंग अंकल गुरुजी के पास हुआ है, बहुत अच्छी बात है। आई वाज टेकन बैक के मतलब इतनी जल्दी उनको मैसेज भी मिल गया, पता भी चल गया। अब 4-5 दिन के बाद मैं, जहां तक मेरे को याद है, मैं 16 मई 2001 को गुरुजी को सबसे पहले मिला था जब उनके घर स्पोर्ट्स करने गया था माता जी का, और उसके बाद 21 मई को डुगरी में भोग पे गया। मैं जब भोग पे गया तो मैं अपनी ऑफिस कार में थी। जब ऑफिस कार थी तो जो सेवादार ने उन्होंने वहां वीआईपी पार्किंग में गाड़ी लगवा दी और मेरे को अंदर ले गए। हजारों की तादाद में संगत वहां पे थी और मेरे को उन्होंने अंदर ले जाके एक एनक्लोजर बना हुआ था, थोड़ा सा वीआईपी एनक्लोजर, वहां बिठा दिया। और वहां पे बहुत बड़े बड़े आर्मी के जनरल, ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग, बड़े हूज हू सब बैठे हुए थे। तो बड़ा लगा कि वहां कुछ बात तो होगी, इतनी दुनिया और इतने बड़े बड़े लोग आए हैं। पढ़ा लिखा आदमी तो बिना सोचे समझे फेथ नहीं करता, और अगर इतने लोग आए तो कुछ तो बात है। भोग सिख मर्यादा के मुताबिक था, गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश हुआ था। और जब मैं अंदर गया था तो भाई हरबंस सिंह जगाधरी वाले गुरबानी कीर्तन कर रहे थे। इतनी देर में मेरे मन में एक ख्याल आया कि यार अब तो गुरुजी पंडाल में है नहीं, अभी आएंगे। तो मैंने 2-4 दिन पहले देखा था, आएंगे तो सारी संगत उठ के उनके पांव लगाने शुरू कर देगी। और गुरु ग्रंथ साहब की मर्यादा के मुताबिक गुरु ग्रंथ साहब के हजूरी में किसी और आदमी या किसी शख्सियत को पांव नहीं छुए जाते। एक ख्याल आया मेरे मन में, जस्ट ए रैंडम थॉट। ख्याल आने की देर थी, इन द नेक्स्ट फ्यू सेकेंड्स एक अनाउंसमेंट हुई कि गुरुजी पंडाल में आ रहे हैं और उनका हुक्म है कि संगत में से कोई भी उठ के गुरुजी को मत्था नहीं टेकेगा, क्योंकि गुरुजी ने कहा जब गुरु ग्रंथ साहब मौजूद होते हैं, उपस्थित होते हैं, तो उनकी हाजिरी में वही सुप्रीम होते हैं, तो मेरे को कोई मत्था नहीं टेकेगा। मेरे तो मन में एकदम लगा, यार मैंने सोचा कैसे, और एकदम जवाब भी मिल गया इन नो टाइम। अच्छा लगा, नो डाउट। और 3-4 मिनट बाद गुरुजी भी आ गए। उसी एनक्लोजर में आके तकरीबन मेरे से 3-4 लोग छोड़ के आगे बैठ गए। बैठते ही उन्होंने मेरी तरफ देख के एक बड़ी मिस्चीवियस सी स्माइल दी, जिसका मतलब ये था कि तेरा डाउट क्लियर हो गया, तेरे मन में कोई एप्रीहेंशन थी, क्लियर हो गई। तो मैंने भी उसी तरीके स्माइल देके एक्नॉलेज किया, ग्रेटिट्यूड के हाँ जी हो गई। उसके बाद हम बैठे रहे और कीर्तन चलता रहा, भोग पड़ा। जब उठे तो उस समय एक प्रथा थी कि गुरुजी सारी संगत को कड़ा प्रसाद अपने हाथ से देते हैं। मेरा तो फर्स्ट टाइम था और संगत इतनी थी हजारों में, तो वहां के जो पंजाब की संगत है वो पहले प्रसाद लेगी, गुरुजी का हुक्म है, और दिल्ली वाली बाद में लेगी। तो सारे लोग लाइन में लग गए। लंगर लेने के बाद जब लाइन में लग गए तो कुदरती बात है, लाइन इतनी लंबी थी कि अगर मैं भी लाइन में ही नॉर्मली लग जाता तो मेरे को भी कुछ टाइम लगता प्रसाद लेने के लिए। और मेरे मन में आया, मेरे मन में कोई फेथ नहीं था उस समय तक, कोई भावना नहीं थी। मैंने कहा ये अनाउंसमेंट हुई है, पंजाब वाले पहले लें, दिल्ली वाले बाद में लें। मैं तो चंडीगढ़ से हूँ, चंडीगढ़ तो यूनियन टेरिटरी है, ना पंजाब ना दिल्ली। तो मैं ऐसे 50, 60, 70 लोगों को बीच किसी को कह के कि मेरे को जरा जल्दी है, लाइन में घुस गया। कोई ना नहीं करता एक आदमी को। प्रसाद बांटे जा रहे थे गुरुजी, और जब भी मेरी टर्न आई तो गुरुजी मेरे को प्रसाद दे रहे और कह रहे हैं
और नारंग अंकल आगे लाइन तोड़ के, और मेरे को तो जमीन ही हिल गई पांव से। मेरे को, मैं हंसा जरूर पर शर्म तो आई। अब मेरे को यही नहीं समझ आई कि इन्होंने दे कब लिया। मैं तो बड़े ही डिस्क्रीटली बीच में घुसा था लाइन के। व्हेन डिड ही सी दैट आई एम ब्रेकिंग द लाइन एंड एंटरिंग इनटू इट। एनीवे, गुरुजी जो कड़ा प्रसाद देते थे वो 2 हाथ, वो तो अपने कोमल से हाथों से ऐसे देते थे, लेकिन आपके 2 हाथों में पूरा भर जाता था, फैल जाता था, और आप एक हाथ से राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट उसको पलट नहीं सकते थे, आपको लिख ही करना पड़ता था। एनीवे, प्रसाद खाया, और एक चीज मेरे को गुरुजी ने और बोली उसी समय आगे लाइन तोड़के के बाद कि 7 जुलाई ਨੂੰ मेरा बर्थडे है, ते अपनी आंटी ਨੂੰ ਤੇ फैमिली ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ आई दिल्ली। फिर गुरुजी की मर्जी, गुरुजी की मेहर, मेरे मुंह से फिर 7 वचन निकल गया, अगेन ओबेइंग द कमांड। तो ये तो 21 मई की बात थी, 1.5 महीने बाद गुरुजी का जन्मदिन था। मैं प्रसाद लेके, जो मिलने वाले थे 2, 4, 5, 10 लोग, उनको मिल मिला के मैं अपना चंडीगढ़ के लिए चला गया। और जाके मैं उन दिनों अपने इन-लॉज के पास ठहरा था, उनको सारा बताया कि ऐसे ऐसे मैं गया और ऐसे ऐसे हुआ, वाइफ के साथ शेयर किया। और मैंने अपनी वाइफ को, उस समय तक तो वाइफ थी, लेकिन अब क्योंकि डुगरी में जब भोग पे गए थे पता चला था कि सारे आदमी अंकल कहलाते हैं और सब लेडीज को आंटी कहा जाता है। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट अपनी आंटी को बोला कि 7 जुलाई को गुरुजी का जन्मदिन है, उन्होंने मेरे को बुलाया, मैं फिर 7 वचन कराया हूँ, हमने जाना है। उन्होंने कोई बहुत सीरियसली नहीं लिया, पर उन्होंने रिजेक्ट भी नहीं किया। एनीवे, करते करते 7 जुलाई आ गई, हम मंदिर पहुंचे, बड़े मंदिर। फर्स्ट विजिट थी हमारे सारे परिवार की, सारी फैमिली की। भजन अंकल हमें बाहर से गेट से स्कॉट कार के अंदर ले गए। रश था, कपल ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल। अब जब भी गुरुजी को मत्था टेका तो मैंने इंट्रोड्यूस किया, मैं क्या, मेरे आंटी और मेरा बेटा। तो गुरुजी ने जैसे सिंहासन पे बैठे थे बड़े मंदिर में, तो एकदम कहा राइट पे यहीं बैठ जाओ। तो हम बैठ गए, हमें तीनों को बैठा लिया, और एक आदमी वहां और बैठा हुआ था जिसको मैंने तो पहचान लिया, पर मेरी वाइफ और बेटे को नहीं पता। 15-20 मिनट निकल गए, संगत आ रही है, जा रही है। 20 मिनट के बाद गुरुजी ने मेरे को फॉर्मली इंट्रोड्यूस कराया उससे। है तो पहले भी पहचान गया था, वो थे अरुण शौरी अंकल। दोज डेज ही वाज एडिटर इन चीफ ऑफ इंडियन एक्सप्रेस एंड लेटर ऑन बिकेम ए यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। और गुरुजी ने कहा ये शौरी अंकल है। मैं कह जी हाँ मैं जानता हूँ। कहते शौरी अंकल, ये नारंग अंकल पहली बार आए, इनको सत्संग, इनके साथ सत्संग शेयर करो। तो हम चारों लोग एक छोटा सा सर्कल बना के गुरुजी के बिल्कुल पांव शरण में, उनके हजूरी में वहां बैठ के सत्संग शुरू करने लगे। शौरी अंकल बताने लगे कि गुरुजी की महिमा, इस द्वार में क्या क्या मिल जाता है, और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताए कि मेरी वाइफ को, शौरी अंकल की वाइफ को पार्किंसन की बीमारी थी। वो 7-8 साल से बेड रिडन थे, और कहते हैं कि मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई इलाज नहीं छोड़ा। इनकी सारी रिपोर्ट्स अब्रॉड भी भेजी, अमेरिका, यूरोप, जहां जहां भी उनके कनेक्शन थे, लेकिन इसका कोई इलाज उस समय भी नहीं था, अभी भी नहीं निकला। और सब जितने बाबे, जितने गुरु, जितने धार्मिक स्थान, जितने सेंट, सबके पास गया पर कुछ नहीं मिला। एक दिन कहते हैं मेरे एक फ्रेंड ने इंसिस्ट किया कि अरुण शौरी अंकल को कि आप बहुत जगह हो आए हो, एक दफा मेरे गुरुजी के पास चलो। तो मैंने कहा फर्स्ट रिएक्शन कि नहीं, अब बहुत मैं ट्राई कर ली, कोई इलाज तो है नहीं, क्या करूंगा। पर क्योंकि एक अच्छा दोस्त था, उसने सिंसियरिटी में प्यार से कहा था, उसको ना नहीं कर पाया, और गुरुजी के पास आ गए। शाम जब गुरुजी के पास आ गए तो उस इन शौरी अंकल के फ्रेंड ने गुरुजी को मनाया, ये शौरी अंकल है, इनकी वाइफ को पार्किंसन है। गुरुजी कुछ बोले नहीं, बैठ गए।
शौरी अंकल भी बैठ गए, चाय प्रसाद हो गया, लंगर प्रसाद हो गया। उस समय की प्रथा थी कि एम्पायर स्टेट में क्योंकि 300-400 की संगत होती थी, संगत आने के टाइम तो मत्था टेकती थी, जाने के टाइम ही गुरुजी से आज्ञा लेके मत्था टेक के जाया जाता था। अभी क्योंकि संगत बहुत बढ़ गई है, लाखों में हो गई है, तो हम अक्सर मंदिर में अनाउंस कर देते हैं कि बाहर से इजाजत है, ताकि आने वाली संगत को असुविधा ना हो। तो जब शौरी अंकल मत्था टेक के इजाजत लेने लगे तो गुरुजी ने उनकी परात में कुछ समोसा पड़ा हुआ था, समोसा प्रसाद उनको दिया। ले अपनी वोटी दे दी, वोटी इज वाइफ इन पंजाबी, ये अपनी वोटी दे दी, ये वो भी प्रसाद है। अब वो लेके बाहर तो आगे, बट ही वाज वेरी क्यूरियस कि ये क्या प्रसाद हुआ। अब गुरुजी को बता भी दिया गया था कि पार्किंसन की मरीज है, 7-8 साल से बेड से नहीं उतर पाई, फ्राइड चीज तो टच भी नहीं करती, तो प्रसाद ही देना था, कुछ और देते। ये डीप फ्राइड समोसा दे दिया, उसके लिए तो समोसा ही था, प्रसाद तो तब बाद में बना। तो बड़ा एक हाफ हार्टेडली ही टुक इट होम। व्हेन ही रीच्ड होम ही टोल्ड हिज वाइफ कि आज मैं एक और गुरु के पास गया था, उसने तेरे लिए समोसा प्रसाद दिया है, मैं बेड साइड टेबल पे रख रहा हूं, दिल करेगा तो खा लेना, नहीं तो सुबह मेड को दे देना। उसने भी हाँ ना कुछ नहीं की। और अरुण शौरी अंकल कहने लगे क्योंकि मैं एडिटर था इंडियन एक्सप्रेस का, मेरे को बहुत रात को काम होता था, एडिटोरियल लिखना और कुछ करना, तो हमारा एक अरेंजमेंट था कि हम इंडिपेंडेंट कमरे में सोते थे, लेकिन मैं सुबह बैठी के टाइम वाइफ के पास आ जाता था, इकट्ठे बैठी पीते थे। इसे मैं कह के चला गया सोने, और जब मैं सुबह उठ के वाइफ के पास आया तो और देखा अनीता, उनकी वाइफ का नाम है अनीता, वहां है ही नहीं बेड पे। मेरे को लगा कि नर्स तो सुबह लेट आती है और मेड जो रात को सोती है उसकी भी चप्पल नहीं पड़ी, तो किसके कहाँ गई। तो ही येल्ड अनीता अनीता एंड शी सेड डोंट वरी आई एम इन वॉशरूम, आई एम कमिंग बैक। तो 2-3 मिनट के बाद जब वॉशरूम के दरवाजे से निकले तो अनीता आंटी चल के बेड पे आ रहे हैं, जो कि 7-8 साल से बेड पे ही थे। अरुण शौरी को बड़ी हैरानगी हुई कि साथ में हेल्प कोई नहीं, मेड कोई नहीं, नर्स कोई नहीं, और एक सोटी की स्टिक के सहारे चले आ रहे हैं। उन्होंने एक तरफ नजर मारी, साइड टेबल में देखा समोसा नहीं है, तो वो कहने लगे ये तो समोसा प्रसाद खा गई। तो जब आके बेड पे बैठे तो पूछे अनीता ये कैसे चल पड़ी तो सडनली। इसे तो आपने कहा था, मैं कल गुरु के पास गया था, उन्होंने ये समोसा दिया और उन्होंने तो समोसा प्रसाद बोला, और मैं तेरे बेड साइड टेबल रख रहा हूं, दिल करे तो खाना, नहीं दिल करे तो सुबह मेड को दे देना। कहते मैंने भी सीरियस नहीं लिया, मैंने नहीं खाया। कहते रात को 12-1 बजे मेरे को पता नहीं किस फोर्स ने आके, किस शक्ति ने आके मेरे को मजबूर किया कि ये मैं खाऊं। तो कहते मैंने उठ के समोसा प्रसाद बैठ के बेड पे खाया, और खाके अनकॉन्शियसली, बिल्कुल मन में आया नहीं मैं चल नहीं सकती, तुर नहीं सकती, ऐसे बिल्कुल अनमाइंडफुल, कहते मैं समोसा प्रसाद खाया और उठ के वॉशरूम चली गई। जब मैं वापस आई तो मैं देखो मैं तो अपने आप चल पड़ी। और अब जब आप सुबह कमरे में आए हो बैठी पीने, ये मेरा सेकंड राउंड था वॉशरूम जाने का, तो नेचुरली शौरी अंकल, अनीता आंटी, घर में तो एकदम खुशी की लहर आ गई कि जो चीज 7-8 साल में कोई नहीं कर पाया, कोई दवाई नहीं कर पाई, कोई गुरु नहीं कर पाया, कोई सिद्धि वाले नहीं कर पाए, गुरुजी ने करके दिखा दिया। बहुत खुश। अगले दिन गुरुजी को माथा टेकने एम्पायर स्टेट गए, शुक्राना किया, और हौली हौली वो अनीता आंटी इतनी चलने में एक्टिव हो गई, लिम्प तो करते थे, आई वोंट से दैट, क्योंकि वो एम्पायर स्टेट में जब लंगर होता था तो उनकी सेवा थी, वो लंगर सर्व करते थे संगत को। ये वही कर सकता है जो अपने आप को पहले स्टेबल होके खड़ा कर
चल के सबको रोटी प्रसाद देना या जो भी सेवा थी वो कर पाते थे। वेरी अमेजिंग, वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। जब उन्होंने खत्म कर लिया शौरी अंकल ने, तो मैंने कहा, शौरी अंकल मैं आपका बहुत बड़ा एडमायरर हूं, मैं तकरीबन आपके सारे आर्टिकल पढ़ता हूं, और आपने कुछ महीने पहले इंडियन एक्सप्रेस में संडे मैगजीन सेक्शन में एक आर्टिकल लिखा था, देयर आर नो गॉड और गॉडमैन, ऑल आर फ्रॉड। कोई गुरु कोई सेंट नहीं है, ये सब फ्रॉड है। और आपने ये आर्टिकल एक दफा नहीं, इसको 3 संडे कंसेक्टिव आता रहा इन कंटिन्यूएशन। और आप ये आर्टिकल लिखने वाले आज मेरे को गुरुजी की ये सत्संग सुना रहे हैं। तो उन्होंने कहा, नारायण अंकल यू आर वेरी राइट, आई एम इम्प्रेस्ड कि तुम मेरे एडमायरर हो, मेरे आर्टिकल पढ़ते हो, पर ये सारे आर्टिकल मैंने यहां इस द्वार आने से पहले के लिखे थे। और जब गुरुजी की मेहर हुई, ब्लेसिंग हुई, तो ये गुरुजी ने मेरे को मना कर दिया कि अब कहीं ये आर्टिकल नहीं लिखना कि वो मेरे पास आने के बाद ठीक हो गई। इसलिए मैं उसको दोबारा लिख नहीं पाया। बट इट वॉज रियली अमेजिंग टू हियर हिम। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट गुरुजी को भी पता रहता है कि जो थोड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, अगर मेरे को कोई भी एनी ऑर्डिनरी पर्सन आके ऐसा यही सत्संग सुना देता तो मैं शायद बिलीव नहीं करता। आज एक और स्टेज पे हूं मैं कि हर सत्संग को बिलीव करता हूं, हर सत्संग को सुनता हूं, स्वीकार करता हूं, गुरु का सत्कार करता हूं। लेकिन उस समय अगर कोई भी आके ऐसे ये सत्संग सुना देता कि मेरी वाइफ के साथ ये हुआ, मैं उसको मानता नहीं। मेरे को लगता है ये कोई स्पोक्स पर्सन है गुरुजी के, जो लोगों को इंप्रेस करने के लिए अपनी अपनी कहानी सुना रहे हैं। लेकिन अरुण शौरी कह रहा है, इसलिए देयर इज नो रीजन कि मैं इसको डिसबिलीव करूं। कोई कारण ही नहीं कि मैं नहीं मानूं। इतना इंटेलेक्चुअल, इतना पढ़ा लिखा, एडिटर ऑफ ए लीडिंग न्यूज़पेपर। तो ये गुरुजी का तरीका था कि अगर मेरे को वो किसी और से सुनाते तो मैं मानता नहीं, तो गुरुजी ने मेरे को पहला सत्संग शौरी अंकल से अपने चरणों में बैठा के कराया, और हमारी पूरी फैमिली बहुत इंप्रेस हुए उनकी शक्ति के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में, गुरुजी हैं कौन। एक मन में लालसा हुई कि और जाने इनके बारे में। उठ के हम बाहर लंगर खाने गए, वहां भी 2-4 लोगों ने छोटे छोटे सत्संग किए। फिर हम वापस आए, और जैसे कि इजाजत लेके जाना होता है, गुरुजी ने फिर बैठा लिया। वहां बैठे रहे, संगत आ रही थी, जा रही थी, किसी को गुरुजी प्रसाद दे रहे थे। लेकिन बड़े फंक्शन में वो जैसे 7 जुलाई वाले दिन कड़ा प्रसाद हाथ से देने वाली प्रथा नहीं थी, पीछे लंगर में ही प्रसाद मिल रहा था। और जब बैठा लिया, थोड़ी देर के बाद गुरुजी कहते, चलो नारायण अंकल चलो। हमने जाके मत्था टेका, तो मेरे को आज भी याद है, हमें एक आम की पेटी प्रसाद के तौर पे दी गई, जो हमने बहुत रेलिश भी किया। और गुरु की ब्लेसिंग लेके, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं किसी कॉर्नर पे ये भावना आ गई थी कि ये इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। शिव है, भगवान है, ये नहीं पता था तब तक, लेकिन ये इतनी भावना मन में आ गई थी कि जिसको आज मिल के आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी शख्सियत है। गुरु जी अपने आपको महापुरुष ही कहते थे, तो महापुरुष हैं। अब मैं कुछ चीजें जनरली नई संगत के बारे में भी बताना चाहूंगा कि गुरुजी हमेशा ये कहते थे कि महापुरुषां दी गल्लां नूं मन्निया करो, महापुरुषां दी गल्लां नूं सीरियसली लिया करो, लाइटली ना लिया करो। और गुरुजी कहते थे अगर मेरे को कुछ पाना है तो कनेक्ट डायरेक्टली विद मी, किसी को बीच में मैसेंजर नहीं बनाना, किसी को मसीहा नहीं बनाना,
कितनी भी पुरानी संगत हो, कितना भी गुरु जी के क्लोज रहा हो, आप उसको ये नहीं कह सकते यार गुरु जी को मेरे बारे में ये कह दो या मेरा काम करा दो। नो, गुरु जी ऑलवेज बिलीव्ड इन डायरेक्ट कनेक्शन। और गुरु जी कहते थे मेरे नाल डायरेक्टली जुड़ो, ਜਦੋਂ भी टाइम लगे दिन 24 घंटिया जिस वेले भी मेरे नाल बैठो जुड़ो, मैं हर एक दी गल सुनना। गुरु जी कहते मेरे जोड़िया नाल गल करो, किसी घर ने मेरे कैलेंडर के अगे स्वरूप के अगे कोई गल करो, मैं सुनना। ये चीजा बड़िया अजीब लगदियां ने, पर जब जुड़ जाओ तो क्योंकि सारिया चीजा एक्सपीरियंस कीतियां होने, इन्हां अजीब लगने वाली कोई गल नहीं। और गुरु जी दूसरी चीज, ये मैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ कनेक्टिंग टू गुरु जी बता रहा हूं। मैं अपना सत्संग बाद में जब कभी मौका मिला फिर कंटिन्यू करूंगा। सत्संग बहुत है, गुरु जी की बहुत मेहर रही है, लेकिन नई संगत के लिए कुछ जनरल प्रिंसिपल्स बताने जरूरी हैं। तो डायरेक्ट कनेक्शन के ऊपर गुरु जी का बहुत जोर था। कोई आंटी अब्रॉड से आई थी, उसको किसी ने बोला कि गुरु जी कहते अमृत वेले जुड़ो। वो अमृत वेले कितने बजे होता है? रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, कई लोगों को पूछ रहे थे। तो गुरु जी ने एक दिन उसे बुला के बोला, आंटी तू जगह जगह पुछती पई है अमृत वेला कितने बजे होता है, तू मेरे नाल जब भी जुड़ जाएगी ना अमृत वेला। इट्स सो ब्यूटिफुल। टाइम इज नाइदर ए कंस्ट्रेंट नॉर ए फैक्टर। गुरु के साथ जुड़ना इज इंपॉर्टेंट। 24 घंटे में जब भी आपको 5-10 मिनट, आधा घंटा, घंटा मिले, गुरु के साथ जुड़ो, मेडिटेट करो, गुरु से बातें करो, गुरु सुनता है। और दूसरी चीज गुरु जी कहते थे टोटल सरेंडर। ये एक बड़ी रिलेटिव टर्म है, वेरी इजी टू से, डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस। टोटल सरेंडर जो मैंने समझा कि गुरु जी कहते थे गुरु के पास आए तो सब कुछ गुरु पे छोड़ दो, अपनी मेहनत करो, अपनी कमाई करो, अपने फर्ज पूरे करो, लेकिन रिजल्ट मेरे पे छोड़ दो। और टोटल सरेंडर में गुरु जी कहते थे कि टोटल मीन्स टोटल। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपके मन में 10 डिमांड या 10 डिजायर होती है, आप गुरु जी के पास जाते हो, मन में सोचते रहते हो ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, और उसके बाद आके आपके पास अच्छी पोस्ट है, रिसोर्सफुल हो, 2 जगह फोन करते हो, काम हो जाता है। आप पैसे वाले हो, 4 जगह पैसा चढ़ाते हो, काम हो जाता है। फिर 1-2 काम रुक जाते हैं, नहीं होते। और जब फोन करने से या पैसे चढ़ाने से काम हो जाए, आप सोचते यार मैं बड़ा पावरफुल हूं। जो काम नहीं हुआ उसके लिए जाके कहेंगे गुरु जी मेरा अभी तक वो काम नहीं हो रहा, आप करो ना। क्योंकि आप ये भूल गए कि जो पहले 2 काम आपने फोन करके या मनी पावर से कराए हैं, वो भी गुरु की मेहर बिना नहीं हो सकते थे। आप पहले उन कामों का गुरु जी का शुक्राना करो, गुरु जी ये हो गया आपकी मेहर। ये मत सोचो मेरी रिसोर्सफुलनेस थी, मेरी पावर थी, मेरी पोजीशन थी। नो, तो गुरु जी बहुत बहुत शुक्रिया कि ये काम हो गए। फिर कहो कि मेरे ये 1-2 रहते हैं, उसका टाइम हमेशा गुरु जी के पास ही होता है, कब किस टाइम करना है। उसका कोई टाइम शेड्यूल नहीं होता, टाइम फ्रेम नहीं होता। और गुरु जी से आप टाइम के बारे में पूछ भी नहीं सकते, क्योंकि महापुरुष अपने हिसाब से जिस टाइम पे करना है उसी टाइम पे करते हैं। गुरु जी का एग्जाम्पल खुद दिया करते थे कि मेरे पास जब भगत आता है और उसको 15 दिन बाद उसका स्कूटर का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी टांग फ्रैक्चर हो जाती है, उसको डॉक्टर 6 हफ्ते का रेस्ट दे देता है। अब वो जब 6 हफ्ते बैठा हुआ बेड पे, एक ये सोच सकता है यार अच्छी भली लाइफ चल रही थी, गुरु के पास गए और टांग टूट गई। लेकिन जो मेरा भगत होगा वो ये सोचेगा कि सिर्फ टांग ही टूटी है, पता नहीं कौन सा कष्ट गुरु जी ने टाल दिया। और वो जब 6 हफ्ते बाद उठेगा गुरु का शुक्राना करने जाएगा। ये सरेंडर है। तो गुरु जी टोटल सरेंडर पे बहुत जोर देते थे।
हर चीज पे, कोई चीज मैं नहीं कर रहा, वो ही कर रहे हैं। और गुरुजी ये भी कहते थे कि मेरे भक्तां दी लाइफ में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता, मैं ही उनकी लाइफ रेगुलेट करता हूं। तो आप ये कहो कि ये काम हो गया, चलो यार कोइंसिडेंस ही हो गया, नो, गुरु ओनली हैज मेड इट पॉसिबल। और गुरुजी ने बहुत एग्जाम्पल है, बहुत सत्संग में कभी आगे जाके सुनाऊंगा कि कुछ भी कोइंसिडेंट नहीं है गुरु के भगत की लाइफ में। सब गुरुजी रेगुलेट करते हैं और गुरुजी को पता रहता है कि किसको किस समय क्या चीज की जरूरत है। और ये दो फंडामेंटल्स ऑफ बीइंग डिसाइपल्स ऑफ गुरुजी, बीइंग गुड भगत ऑफ गुरुजी, बीइंग डिवोट फॉलोअर ऑफ गुरुजी, अगर आप फॉलो करो, टोटल सरेंडर एंड डायरेक्ट कनेक्शन, फिर आपको स्वयं गुरु के किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं लाइफ में। ही विल टेक केयर ऑफ ऑल योर नीड्स, ऑल योर नेसेसिटीज, ही विल टेक केयर ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम्स। और जब जब भी जो जो गुरु के साथ जुड़ रहा है, जितने सत्संग आप सुनते हो, उनकी मेहर तभी होती है जब आप उनके साथ पूरा जुड़ जाते हो और गुरु को पता होता है किस चीज की जरूरत है, उस पर मेहर अभी देनी है। गुरुजी कहते थे जब मेरे पास आते हो, आपके कर्मों का हिसाब है, कर्म सबको भुगतने पड़ते हैं, पर 90% कर्म गुरु अपने भक्तों के अपने ऊपर ले लेता है और बाकी 10% कर्म तो आपको भुगतने ही पड़ेंगे। और वो कैसे भुगतेंगे, कब भुगतेंगे, उसका कितना लंबा पीरियड होगा, ये सब गुरु पे छोड़ दो। गुरु को कंप्लेंट मत करो, शिकायत ना करो। और गुरुजी सबसे बड़ी बात कहते थे, गुरु को प्यार करो। लव योर गुरु, ऑलवेज लव योर गुरु। शिकायत करना गुरु के सामने शोभा भी नहीं देता संगत के किसी गुरु परिवार में। हमेशा शुक्राना करो जो हो रहा है। अच्छा हो रहा है उसका शुक्राना, अच्छा नहीं हो रहा उसका भी शुक्राना, शायद उससे भी बुरा हो सकता था। तो इसलिए गुरु के साथ जुड़ो। और गुरुजी एक चीज कहते होते थे, आयो ते अंधेरिया करो। जो गुरु के साथ जुड़ रहे हैं, जो पहले जुड़ गए ठीक है, जो नए जुड़ रहे हैं वो आंधे रहो। मैं और टाइम नहीं लूंगा क्योंकि सत्संग बहुत है, लेकिन बहुत खुशी हुई कि आज लॉकडाउन के बाद पहली बार मैं एक सत्संग कर रहा हूं, जबकि संगत मेरे सामने नहीं है और मैं एक कमरे में बैठे गुरुजी के दरबार के आगे ये सत्संग कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि गुरुजी के आश्रम की तरफ से ये किया गया, शुरुआत ये की गई लड़ीवार या सीरीज ऑफ सत्संग संगत में एक नया उत्साह पैदा करेंगे और संगत इस मैसेज के साथ कि वो सत्संग के थ्रू गुरुजी के साथ और कनेक्ट होंगे। बेशक फिजिकली मंदिर नहीं जा पा रहे, लेकिन बॉन्डिंग और स्ट्रांग होगी और गुरु का भगत, गुरु और संगत एक मिक होकर आगे चलेंगे और गुरु का परिवार बढ़ेगा। यही मेरी कामना है। सबको शुभकामनाएं देते हुए जय गुरु जी।